नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे वर्ण विच्छेद, जिससे हम सीख रहे थे यहाँ पर कि किस तरह से हम वर्णों का विच्छेद करते हैं, यानी कि हम जैसे हम वर्णों का उच्चारण करते हैं बिल्कुल हम उसी तरह से वर्णों को लिखते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर वर्ण विच्छेद क्या होता है वो हमने यहाँ पर जाना था, और उसके बाद व्यंजन और स्वरों के योग से बनने वाले जो शब्द होते हैं उनके विषय में हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर पढ़ा था। और उसके बाद हमने काफी सारे शब्दों का वर्ण विच्छेद भी यहाँ पर किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने यहाँ पर काफी सारे शब्द लिए थे जो हमने अपनी कॉपी में नोट डाउन भी किया था। अपनी कॉपी में भी हमने ये लिखे थे कि कैसे हम लिखते हैं ध्वनि, कैसे हम लिखते हैं वाक्य, कैसे हम लिखते हैं स्वतंत्र, कैसे हम लिखते हैं कुरुक्षेत्र, कैसे हम लिखते हैं अनिवार्य। तो ये सारे शब्दों का वर्ण विच्छेद हमने यहाँ पर किया था और आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन भी किया था। ठीक है ना। तो सभी बच्चों ने अपनी कॉपी में ये किया होगा, और कुछ शब्द जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे कि आपको उनका इस तरह से वर्ण विच्छेद करना है, वो भी आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया होगा। और देखिए, ये कुछ इस तरह के शब्द हैं जिनको मैंने आपको दिया था होमवर्क में कि आप इनको होमवर्क में लिखेंगे। तो जिन जिन बच्चों ने होमवर्क किया है वो अपनी कॉपी निकाल लेंगे, और जिन्होंने नहीं किया है अब वो आगे करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से, देखिए यहाँ पर हमने वर्ण विच्छेद किया था। जैसे हमने दीर्घ शब्द का और उष्ट्र शब्द का रिपु, महत्व, परीक्षा, ऋषि, हिंदी, वर्तनी, अभ्यास, विद्यालय, संयुक्त, उल्लेख, ये सारे शब्दों का हमने यहाँ पर वर्ण विच्छेद किया था। और इनके सही उत्तर इस प्रकार है। आप अपना उत्तर मैच कर सकते हैं, आप अपना उत्तर मिला सकते हैं, देख सकते हैं कि आपने सही वर्ण विच्छेद किया है या नहीं। जैसे आप नीचे से चेक करेंगे, देखिए उल्लेख, उल्लेख हमने लिखा है यहाँ पर, तो उ जो है हमारा वो आपका स्वर है, तो बिल्कुल वो इसी तरह से आएगा। देखिए उसमें कोई भी यहाँ पर हमने मात्रा प्रयोग नहीं की है। उसके बाद आधा ल यहाँ पर लिखा गया है, तो इस तरह से हम आधा ल लिखेंगे। उसके बाद ल, तो ल हम इस तरह से लिखेंगे क्योंकि उसमें ए का स्वर आ रहा है, तो ए हम अलग से लिखेंगे। उसके बाद ख भी आपका व्यंजन है, तो ख हम यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद हम अ का इसमें स्वर लगाएंगे। तो इस तरह से ये शब्द हमारा बन गया उल्लेख। ये हमारा बन गया उल्लेख। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसका वर्ण विच्छेद किया। आप लोगों ने यदि किया हो तो आप मैच कर सकते हैं अपनी कॉपी में, होमवर्क में यदि किया होगा। अगला है संयुक्त। संयुक्त शब्द का भी हमने वर्ण विच्छेद यहाँ पर करना था। तो संयुक्त, स का स्वर आ रहा है, स हो गया, ऊपर बिंदी लगी है ना की, सन। युक्त, या में ऊ का स्वर आ रहा है, यू। फिर उसके बाद आधा क, फिर त और अ, युक्त, युक्त, संयुक्त। इसी तरह से विद्यालय शब्द का वर्ण विच्छेद हमने यहाँ पर करा था। तो देखिए, विद्यालय शब्द का वर्ण विच्छेद किस तरह से करेंगे। व में ई का स्वर आ रहा है, तो वि। ध्यालय, द, आधा य, ये सारी चीजें आधी आधी हैं। ठीक है, आधा द, आधा य, उसमें आ की मात्रा। विद्या, ल, य, विद्या, ल, य, विद्यालय। इसी तरह से हमने यहाँ पर दिया था शब्द अभ्यास, तो देख सकते हैं अभ्यास शब्द कैसे लिखा है, अभ्यास। ठीक है, तो अ आपका स्वर है किस तरह का,
आपका अ आपका स्वर है और इसको आपने बिल्कुल एज इट इज लिखा। भ आपका आधा लिखा हुआ है तो आधा भ। य लिखेंगे और क्योंकि उसमें आ का स्वर आ रहा है तो ये हो गया या, अभ्या। उसके बाद स में अ का स्वर आ रहा है तो ये अभ्यास। इसी तरह से वर्तनी हमने शब्द लिखा था तो व, फिर र की मात्रा जो र, त, नी, वर्तनी। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर वर्ण विच्छेद लास्ट सेशन में सीखा था और ये आपको होमवर्क में दिए थे कुछ शब्द जिनका आपने वर्ण विच्छेद घर से करके लाना था। तो जिन बच्चों ने किया है वो यहाँ पर अपना जो टॉपिक है जो होमवर्क में दिया है वो आप नोट डाउन करेंगे। अब यहाँ पर कुछ गलतियां हम कई बार अनुस्वार और अनुनासिक की कारण भी करते हैं। कई बार कुछ गलतियां हमारी अनुस्वार और अनुनासिक के कारण भी होती है। तो क्या होता है ये अनुस्वार और क्या होता है अनुनासिक, क्या होता है अनुस्वार और क्या होता है अनुनासिक, एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अनुस्वार जिसको कहा है वो हमने कहा है अंग की बिंदी। अंग की बिंदी जो होती है ये मूलतः अनुनासिक व्यंजन जैसे अड़, ड, अड़, य, ड़, न, म, जो अंग की बिंदी का जो मात्रा यानी कि अंग की मात्रा के रूप है, इसमें बोलते समय प्रश्वास वायु जो है वो नाक से बाहर निकलती है। जो प्रश्वास वायु होती है वो कहां से बाहर निकलती है, नाक से बाहर निकलती है। कैसे, या, ड़, न, म। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, नाक से वायु बाहर निकल रही है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं हंस, हंस। इसी तरह से घंटी, घंटी, चंपा, चंपा। ठीक है, शंख, शंख। तो कहां से, नाक से वायु बाहर निकल रही है। बोलते समय जो प्रश्वास है वो उसमें नाक से वायु बाहर निकल रही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है अनुस्वार के। और फिर कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हमने देखे अनुनासिक के। अनुनासिक, अनुनासिक क्या होते हैं, अनुनासिक मूलतः वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण मुख से और नासिका दोनों से होता है, जैसे आंख, हंसमुख, संभाल, संवार, गंवार। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था र के विभिन्न रूप जिनको हम अपने लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण र के विभिन्न रूप। तो र के विभिन्न रूपों को हम यहाँ पर पढ़ रहे थे और ये सब कुछ आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया है। जिस बच्चे ने किया है बहुत अच्छी बात है और जिन्होंने नहीं किया है वो अब यहाँ से फिर से उसको नोट डाउन करेंगे। र हिंदी का विशेष वर्ण है। जो र है वो हिंदी का विशेष वर्ण है और इसके लेखन में बहुत सारी विविधताएं हैं, यानी कि इसको बहुत अलग अलग तरह से लिखा जाता है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने जो र का शुरुआत में हमने यहाँ पर देखी थी कि र पर उप या र पर उ की मात्रा किस प्रकार से लगती है। दो तरह से र पर उप और र पर उ की मात्रा लगती है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैंने कहा कि हिंदी में बहुत विशेष तरीके का वर्ण है र, जिसका एक तरह से अलग अलग तरह से इसको लिखा जाता है। अब देखिए सबसे पहले इस पर उ की मात्रा कैसे लगती है तो यहाँ पर ये बताया गया है। जैसे देखिए र पर अगर उ की मात्रा लगेगी, र पर अगर उ की मात्रा लगेगी तो ये होगा रू। ठीक है, और अगर र पर उ की मात्रा लगेगी तो ये होगा आपका रू। ठीक है, तो इस तरह से हम र पर उ की मात्रा लगाते हैं और इसको हम अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरह से प्रयोग करते हैं। अब देखिए अगला हमने यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि र के बाद यदि कोई व्यंजन हो तो, र के बाद यदि कोई व्यंजन हो तो र अगले स्वर युक्त व्यंजन पर स्थित हो जाता है।
अगले स्वर युक्त व्यंजन पर स्थिर हो जाता है। यानी कि अगर जहां पर र शब्द आ रहा है, ठीक है, जहां पर र शब्द आ रहा है और वो अगर र जो है उसके बाद अगर कोई व्यंजन है तो वो क्या होता है, उसके स्वर पर युक्त हो जाता है, स्वर पर जुड़ जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, मैंने आपको विच्छेद करना इसीलिए सिखाया था क्योंकि कैसे आप शब्दों को यूज करेंगे, कैसे आप शब्दों को लगाएंगे। जैसे र लगाने की बात आई तो देखिए निर्मल, तो यह निर्धन मल, निर्धन मल। तो हमने जब संधि जब आप पढ़ेंगे, संधि में क्या होता है, दो शब्द होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए निर और मल। तो इसमें निर में अंतिम जो आपका वर्ण है वो है र और इसका प्रथम वर्ण है म, तो इन दोनों के मेल से बन गया यहाँ पर। तो इसी तरह से ये हमने क्या कहा कि अगले स्वर युक्त व्यंजन पर स्थिर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्मल, किस तरह से लिखा हुआ है, निर्मल। उसके बाद आप देख सकते हैं पुनर्रचना। देखिए पुनर्रचना शब्द है तो फिर से र है और र के बाद फिर व्यंजन है, तो ये एक र जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जाकर लग गया, ये र जो है वो यहाँ पर जाकर लग गया। अब देखिए ऐसे ही निर्भय तो निर्भय, तो ये वाला जो र है वो यहाँ पर जाकर लग गया। अब देखिए अगला है, ये है जो शिरोरेख पर जाते समय, शिरोरेख के पर जाते समय रेफ की मात्रा का रूप धारण कर लेता है। यानी कि जब वो शिरोरेख पर जाता है, शिरोरेख यानी कि जब ऊपर लगता है तो ये आपकी रेफ की मात्रा का रूप ये धारण कर लेता है। यदि र, अब देखिए यहाँ पर स्वर युक्त व्यंजन कहा था हमने, यहाँ पर हमने क्या कहा था, स्वर युक्त व्यंजन के साथ अगर लगता है तो ये ऊपर लग जाता है। और अगर यहाँ पर अब दूसरा पॉइंट देखिए कि कैसे कैसे यूज किया जाता है, इसको कैसे कैसे लिखा जाता है। यदि र को स्वर रहित यानी कि यदि र को स्वर रहित किसी व्यंजन के बाद जब लगाते हैं, यानी कि स्वर रहित कोई व्यंजन जब उसके बाद लगता है तो उसके रूप भिन्न हो जाते हैं, इसका रूप बदल जाता है। और पाई वाले व्यंजनों के साथ र का रूप निम्न प्रकार से आता है, जैसे त्र, ठीक है, त धन र त्र, प धन र प्र, क धन र क्र, श धन र श्र, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए एग्जाम्पल के लिए पत्र, ठीक है। अब इसके बाद कोई भी व्यंजन नहीं है, यानी कि स्वर रहित किसी व्यंजन के बाद आता है पत्र, ठीक है। तो इसके बाद आपका कोई भी व्यंजन नहीं है। क्रम, ग्रह, प्रकार, भद्रता, संक्रमण, श्रवण, निम्नता, यानी कि अब देखिए जो बिना पाई वाले व्यंजन होते हैं, अभी तक देखिए यहाँ पर जो पाई वाले व्यंजनों के साथ र का जो निम्न रूप होता है, पाई वाले जो व्यंजन है उनके साथ निम्न रूप से लिखा जाता है, यानी कि इस तरह से लगाया जाता है। और जब जो बिना पाई वाले व्यंजन होते हैं उनके बाद आने पर इसका रूप इस प्रकार का हो जाता है, जैसे त पर अगर र लगा तो ये हो गया ट्र, इसी तरह से ड पे अगर र लगा तो ये हो गया ड्र। तो आपने देखा होगा कि क का यूज हम कई तरह से करते हैं, जैसे कर्म, प्रकार या ड्रामा, ठीक है। तो अलग अलग तरह से हम र को लिखते हैं, र के विभिन्न रूप, इसीलिए हमने यहाँ पर बताया है हेडिंग र के विभिन्न रूप। तो र को इस तरह से अलग अलग करके लिखा जाता है। ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको घर पर आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर री की मात्रा का प्रयोग, जो री की मात्रा होती है, अब री की मात्रा को हम कैसे कैसे यूज करते हैं। री की मात्रा, तो देखिए री की मात्रा कैसे होती है, जैसे क धन री, ठीक है, पढ़ते हैं ना हम कृषि, इसी तरह से ह धन री, र हृदय, ठीक है, म धन री मृत्यु, ठीक है, ऐसे ध्र धन री, ठीक है, इसी तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसकी देखिए एग्जाम्पल, जैसे हम लिखते हैं कृष्ण, कृष्ण, क के नीचे इस तरह का र लगाया, री की मात्रा है, ये किस चीज की मात्रा है, री की मात्रा, तो क के नीचे हम इसको लगा देंगे, ये बन गया कृ, कृष्ण। म के नीचे लगाया मृत्यु, ह के नीचे लगाया हृदय, स के नीचे लगाया सृजन, उद्घृत, उद्घृत, प के नीचे लगाया पृथक, स में संस्कृत में क के नीचे लगाया तो संस्कृत, संस्कृत, ठीक है। तो इस तरह से हमने री की मात्रा का उपयोग भी देखा कि री की मात्रा का उपयोग हम किस किस तरह से करते हैं। तो ये आपने देख लिया, र की मात्रा का उपयोग हम बहुत अलग अलग तरह से करते हैं और री की मात्रा का हम उपयोग बहुत अलग अलग तरह से करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका एक और चीज आता है, अर्ध चंद्राकार, एक होता है चंद्र बिंदु और एक होता है अर्ध चंद्र, बिल्कुल इस तरह से देखिए, एक केवल आपकी इस तरह की अगर लाइन होगी तो उसको हम कहेंगे अर्ध चंद्र, और अगर उस पर बिंदी होगी तो ये कहेंगे चंद्र बिंद, ठीक है, ये अर्ध चंद्र। तो हिंदी में जब हम किसी अंग्रेजी ध्वनियों के देखिए हिंदी में बहुत सारी अंग्रेजी ध्वनियां भी जो है स्थान पा चुकी हैं, यानी कि कई बार हम हिंदी में अंग्रेजी के जो शब्द हैं उनको एज इट इज लिख देते हैं, एज इट इज प्रयोग कर देते हैं। तो देखिए उनको हम देखते हैं, जैसे कॉलेज, कॉलेज, जब आप कॉलेज लिखते हैं तो देखिए हिंदी में भी आप कॉलेज लिखते हैं और अंग्रेजी में भी आप कॉलेज लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अर्ध चंद्र जो लगाया है हमने, कॉलेज। इसी तरह से डॉक्टर, डॉक्टर, तो डॉक्टर शब्द का जो हमने प्रयोग किया है इस पर भी हमने अर्ध चंद्र लगाया है। आदि कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जिनमें अर्ध चंद्राकार का प्रयोग होता है और जो हिंदी के लिए नई है, यानी कि ये हिंदी में नई आई हुई है, ये पुरानी नहीं है, ये नए शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं। अब देखिए कॉलेज के का में न तो का है और न ही को, यह आ और ओ के बीच की ध्वनि है। देखिए इसको कॉलेज भी नहीं पढ़ेंगे और कॉलेज भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, कॉलेज भी नहीं पढ़ेंगे और कॉलेज भी नहीं पढ़ेंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कॉलेज, कॉलेज। तो ये का, यानी कि आ का स्वर जो आ रहा है इसमें, कॉलेज और कॉलेज और कॉलेज, इन सब के बीच की ध्वनि इसमें आ रही है, इसे आ अर्ध चंद्रकार के रूप में व्यक्त किया है। इसमें जो आ का स्वर आ रहा है उसमें उसको अर्ध चंद्रकार के रूप में व्यक्त किया है, इसलिए इसको कॉलेज, डॉक्टर, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, कॉटेज, कॉटेज, मैकाले, कोलगेट, डॉग, डॉलर, चॉक, ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल हम ऑफिस नहीं कह रहे हैं, ऑफिस नहीं कह रहे हैं, या इसीलिए हम इसको को, का और ऑफिस भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको बीच का शब्द, बीच के शब्द के रूप में पढ़ रहे हैं, यानी कि अर्ध चंद्रकार के रूप में पढ़ रहे हैं। तो देखिए यही चीजें होती है कि जब आप उच्चारण सही करते हैं,
अब आपने देख लिया कि अर्धचंद्रकार जो है उसका उच्चारण हम कैसे करते हैं, उसको हम क्यों यूज करते हैं, और री की मात्रा का हम प्रयोग कब करते हैं, कैसे करते हैं, र की मात्रा को र में हम कैसे र का हम यूज करते हैं, किस किस तरह से। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने अर्धचंद्रकार के यहाँ पर बताए हैं, ये भी आप जरूर नोट डाउन करें कि हिंदी में कुछ अंग्रेजी की ध्वनियां स्थान कर चुकी है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज आदि शब्द, कुछ ऐसी ध्वनियां शब्दों में कुछ ऐसी ध्वनियां होती हैं जो हिंदी के लिए बिल्कुल नहीं है। तो कॉलेज का के का में न तो का स्वर है और ना को का, और यह आ और ओ के बीच के की ध्वनि है, इसे आ चंद्राकार रूप में व्यक्त किया है, यानी कि आ जो आ है वो चंद्राकार के रूप में व्यक्त किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर रहे होंगे आप सभी। अब यहां पर देखिए एक शब्द आता है नुक्ता, एक शब्द आता है नुक्ता। ये नुक्ता क्या होता है, देखिए उर्दू की जो क ख ग ज फ, क ह ग ज फ, एक तो देखिए हम पढ़ते हैं क ख ग घ, एक होता है क ख ग घ ज फ। तो ये जो ध्वनियां हैं ये हिंदी की ध्वनियों से भिन्न है, यानी कि ये हिंदी की ध्वनियों से भिन्न है, अलग है। कैसे है आप देख सकते हैं, ध्यान पूर्वक देखिए। क के नीचे बिंदी लगाई है, ज के नीचे बिंदी लगाई है, ग के नीचे बिंदी लगाई है, और आपका क के नीचे, ख के नीचे, ग के नीचे, ज के नीचे, फ के नीचे। तो इस तरह से अंग्रेजी में ज और फ की ध्वनियां हिंदी की ज और फ से भिन्न है। ज फ जो अंग्रेजी की ज की ध्वनि है वो हिंदी की ज की ध्वनि से, और जो अंग्रेजी की फ की ध्वनि है वो हिंदी की फ की ध्वनि से अलग है। तो देखिए अंग्रेजी तथा उर्दू में, जब आप अंग्रेजी और उर्दू में ज फ फ, तो देखिए उर्दू और अंग्रेजी में ज और फ का प्रयोग करते समय निक्ता का प्रयोग करना चाहिए। निक्ता यानी कि जो बिंदी है, छोटी सी बिंदी का प्रयोग करना चाहिए। नुक्ते बिना भी यह शब्द स्वीकार्य है। क ख ग अभी नुक्ता लगाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं समझी गई, यानी कि आपने देखा होगा कि क और फ के ऊपर बहुत कम, क ख और ग में बहुत कम नुक्ता लगाई जाती है। केवल और केवल आपने देखा होगा कि जब हम ज शब्द का यूज करते हैं या फ शब्द का यूज करते हैं तो उसमें हम इस तरह से नुक्ता लगाते हैं। तो इसमें अभी तक क ख ग में बहुत कम जरूरत पड़ी है इस तरह के नुक्ता लगाने की। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ज और फ के जो ज्यादातर शब्द हैं जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, जो उर्दू और अंग्रेजी के शब्द हैं लेकिन हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। इजराइल, 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 इजराइल नहीं इजराइल, उसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, इजराइल, इजराइल नहीं। ठीक है, रिलीज, 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 रिलीज नहीं, रिलीज। ब्लेजर, ब्लेजर, ज का जो स्वर आ रहा है उसमें थोड़ी सी अलग स्वर आ रहा है, ब्लेजर। जज, जज। कमजोर, कमजोर। ठीक है, मजदूर, मजदूर, या जिंदगी, जिंदगी। एक जब उच्चारण हम कर रहे हैं जिंदगी, जिंदगी नहीं कह रहे हम, जिंदगी। ठीक है, इज्जत, इज्जत। देखिए ज का जो स्वर आ रहा है उसको ध्यान पूर्वक सुनने की कोशिश कीजिए। उसमें हमने क्या प्रयोग किया है, उसमें हमने नुक्ता प्रयोग किया है। मरीज, मरीज, मरीज नहीं बोलते, मरीज, मरीज। इसी तरह से जुल्म, जुल्म, जुल्म नहीं बोलते, जुल्म। जरा, जरा। जेवर। ठीक है, या जोरदार, जोरदार, जोरदार नहीं, जोरदार। ठीक है, जुल्फ,
इसी तरह से फ जो आपके नुक्ता लगाए हुए शब्द हैं, फादर, फादर, फीचर, फ्रेंच, फोटो, फोटो नहीं होता, फोटो एक होता है ना, फोटो, फोटो नहीं बोलते उसको, फोटो, फर्ज, हर्ज, फर्ज, फरियाद, फरियाद, फरियाद नहीं बोला जाता, फरियाद, ठीक है, फतवा, फजीहत, फकीर, फरमान, फरमाइश आदि। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे उदाहरण कितने ज्यादा सुंदर शब्द लिखे हैं जो हम अपने डेली रूटीन में शब्दों का यूज करते हैं, लेकिन हम उनका उच्चारण गलत करते हैं। अगर हम उच्चारण गलत करेंगे तो हम लिखेंगे गलत, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सारी चीजें आपको बताई जा रही है कि कौन सा शब्द कैसे लिखा जाता है, कौन से शब्द में हम क्या चीज प्रयोग करते हैं, क्या चीज प्रयोग नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेन वर्तनी। देखिए इसी से आपकी वर्तनी बनती है, जो सारी चीजें मैंने अभी तक आपको बताई इसी से आपकी वर्तनी बनती है। और ये हम वर्तनियां यहाँ पर पहले भी कर चुके हैं। वर्तनी यानी कि वर्तनी का तात्पर्य है कि वर्णों में प्रयोग, शब्दों में प्रयुक्त वर्तन, जो वर्ण है उनका क्रम कैसे लिखा गया है। तो किसी भी शब्द में वर्णों का क्या क्रम है तथा क्या स्थान है, इसका निश्चित वर्तनी करती है। शुद्ध भाषा लिखने और पढ़ने में शुद्ध उच्चारण का बहुत ज्यादा महत्व होता है। जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको बताया, जस्ट एक क्लिक पीछे हमने यहाँ पर देखा कि जैसे हम उच्चारण करेंगे वैसा ही हम शब्द लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हिंदी ध्वन्यात्मक भाषा है, यानी कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें ध्वनियों का प्रयोग होता है। कैसी भाषा है? ध्वन्यात्मक भाषा है। इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। इसीलिए हिंदी की वर्तनी में प्रचलित होने वाली अधिकांश अशुद्धियों का कारण उनका अशुद्ध तरीके से उच्चारण करना है। यानी कि अगर आप उच्चारण सही करते हैं, अगर आपने किसी भी शब्द का उच्चारण सही किया है तो आपका शब्द बिल्कुल, लेखन बिल्कुल सही होगा। चलिए सबसे पहले आप इतना इसको नोट डाउन कीजिए, यहाँ तक जो परिभाषा है उसको पढ़िए एक बार कि वर्तनी क्या होती है। जरूर नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, वर्तनी क्या होती है। सामान्य रूप से प्रचलित अशुद्धियां उनके शुद्ध रूप, जो कई हम अशुद्धियां बोलने के तौर पर करते हैं, यानी कि कई बार हम बोलते बोलते इस तरह से उन शब्दों के यूज टू हो जाते हैं कि हम उनका गलत ही उच्चारण कर रहे होते हैं शुरुआत से, और फिर भी हम उनका गलत ही उच्चारण करते रहते हैं। जैसे हम कहते हैं घनिष्ठ, घनिष्ठ, मोहन मेरा घनिष्ठ मित्र है, पर घनिष्ठ शब्द अगर हमने बोल दिया तो हम उसको लिखेंगे भी घनिष्ठ ही, लेकिन यह आपका अशुद्ध शब्द है। यह शब्द आपका शुद्ध नहीं है, आपका शुद्ध शब्द है घनिष्ठ। इसी तरह से हम कहते हैं उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे धोखा दिया। धोखा, धोखा शब्द नहीं होता, धोखा आपका कोई भी शब्द नहीं है, आपका सही शब्द है धोखा। और फिर नाम लेते हैं ना, जैसे किसी यह मिष्ठान भंडार या मिष्टान भंडार, तो मिष्टान भंडार नहीं होता, मिष्ठान होता है, मिष्ठान। हिंदुस्तान, कई बार बच्चे गलतियां करते हैं, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नहीं होता, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, स्थान, आधा स ता न, स्थान। इसी तरह से धंधा, कैसा चल रहा है आपका काम धंधा, धंधा। गलत उच्चारण करते हैं कि कैसा चल रहा है आपका काम धंधा, बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में हम इसको गलत ही यूज करते हैं। धंधा, कैसे चल रहा है आपका काम धंधा, और सब काम धंधा ठीक है, धंधा, लेकिन होता है धंधा, काम धंधा, ठीक है। मनुष्य,
आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि बिल्कुल ही गलत शब्द लिखा हुआ है मनुष्य यहाँ पर, जबकि सही शब्द है आपका मनुष्य। ठीक है, उसके बाद एक और शब्द जिसमें हम कई बार गलती करते हैं, अमावस्या। अमावस्या इस तरह से हम लिखते हैं, इसको कई बार हम सही शब्द समझते हैं अमावस्या, अमावस्या, लेकिन ये आपका गलत है। शुद्ध है अमावस्या, अमावस्या। ठीक है, अशोक, अशोक, अशोक कहते हैं ना, किसी का नाम लेना होता है तो हम कहते हैं इसका नाम अशोक है, अशोक, लेकिन अशोक नहीं होता, आपका शुद्ध नाम है अशोक, अशोक, अशोक। फिर अगला नेक्स्ट देखिए, नमस्कार, 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 शेर वाला श, ये आपका गलत वर्ड है। आपका सही वर्ड है, सही शब्द है नमस्कार, नमस्कार। ठीक है, इसी तरह से अगला शब्द है प्रशंसा, प्रशंसा। ठीक है, तो प्रशंसा जो लिखा हुआ है ये आपका गलत शब्द है, सही शब्द है प्रशंसा। शासन, शासन, तो सा श न, शासन, तो शासन नहीं होता, शासन, 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 क्या शब्द है, शासन। इसी तरह से अभिषेक, अभिषेक शब्द जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये भी आपका गलत है, सही शब्द है अभिषेक। ठीक है, इसी प्रकार आदर्श, प्रसाद, कष्ट, शर्म, विशद, राष्ट्र। ठीक है, तो ये सारे शब्द जो है सही और गलत आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। बहुत सारे शब्द हैं, आप चाहे तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, कौन सा आपका शुद्ध शब्द है, कौन सा आपका अशुद्ध शब्द है। जैसे पूरब, बाणी, बन, विश्व, जमराज, जजमान। ठीक है, जादव, क्षत्रिय, क्षमा, नक्षत्र, किरण, रणभूमि, रामायण, रामायण, प्रणाम। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कई बार हम गलत कर देते हैं, कई बात हम गलत लिख देते हैं। जैसे देखिए ये कॉमन से शब्द हैं जिनको हम बहुत बार गलत लिखते हैं, बहुत बार हम ऐसे शब्दों को गलत लिखते हैं। अगर उज्जवल शब्द आपको लिखने को कहा जाए तो बच्चे इस तरह से लिख देते हैं, कर्तव्य इस तरह से बच्चे लिखते हैं, ब्राह्मण इस तरह से बच्चे लिखते हैं, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शब्द इस तरह से लिखते हैं। तो देखिए बहुत से ऐसे आसान से शब्द जिनको आप कई बार गलत लिख देते हैं, कई बार गलतियां कर देते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पर मौका है कि आप इसको सही कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे आप सही लिखेंगे। द्वंद्व, द्वंद्व लिखना हो तो ये हम कई बार इसको चुनते हैं, इस तरह से हम द्वंद्व लिखते हैं, लेकिन द्वंद्व शब्द का जो सही शब्द है वो ये है। ठीक है, अधीन या आधीन। ठीक है, अधीन नहीं, आधीन आपका नहीं होता, अधीन होता है। ठीक है, आजकाल, आजकाल, या लोग कहते हैं नाराज, मुझसे नाराज मत होना, नाराज, तो नाराज नहीं होता, शब्द शुद्ध होता है नाराज। चाहिए, चाहिए, अतीत, क्योंकि देखिए बहुत सारी कॉमन सी चीजें हैं जो सही होते हुए भी हम कई बार छोटी छोटी मिस्टेक से उसको गलत कर देते हैं। और ज्यादातर ये मिस्टेक्स क्यों होती है, क्योंकि हम उसको अपने बोलचाल में ही वैसे प्रयोग कर रहे होते हैं, या बोलचाल में ही हम उसको ऐसे यूज कर रहे होते हैं, जैसे हमारी जो बोली भाषाएं होती हैं कई बार उसकी वजह से भी बहुत सारी शाब्दिक गलतियां हो जाती है, शब्दों से संबंधित गलतियां हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज के कारण भी हो जाती है, क्योंकि हम अपने बोलचाल में जब उस शब्द को वैसे प्रयोग करते हैं तो उसको हम लिख भी वैसा ही देते हैं। जैसे मैंने कहा नाराज, नाराज मत होना, तो अगर कोई भी जैसे पंजाबी भाषा है या आपकी हरियाणवी भाषा है या और भी जो विभिन्न भाषाएं, उनमें हम नाराज शब्द को इसी तरह से यूज करते हैं। नाराज,
कहकर यूज करते हैं, लेकिन हम उसको नाराज नहीं लिखते। आप लिखते वक्त उसको नाराज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नाराज। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको आप शुद्ध करके लिख सकते हैं, और काफी सारे शब्द आपने लिख भी दिए होंगे। कुछ और शब्द यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे शब्द अलग अलग तरह की मिस्टेक्स के साथ। तो देखिए अलग अलग तरह की मिस्टेक्स के साथ यहाँ पर है। जैसे आप देख सकते हैं कहीं पर एक तरह से मात्रा संबंधित मिस्टेक्स है, कहीं पर र से संबंधित मिस्टेक है, कहीं पर जो री की मात्रा है उसके संबंधित गलतियां हैं, कहीं पर ऊ की मात्रा से संबंधित गलतियां हैं, कि कहीं पर हम जैसे प्रभु, तो आप देख सकते हैं प्रभु, और कहीं पर आपका अनुस्वार और अनुनासिक से संबंधित आपकी गलतियां हैं, कहीं पर आपकी चंद्र बिंदु से संबंधित गलतियां हैं, जैसे अंधेरा, अंधेरा, लेकिन आपका सही शब्द है अंधेरा। ठीक है, दांत, आपका सही शब्द है दांत। सन्यासी, कई बार बच्चे इस तरह की गलतियां करते हैं, सन्यासी, न्यासी, और कई बार बच्चे इस तरह से गलतियां करते हैं। ठीक है, अहिल्या या अहल्या, अनुसुया, तो अनसुया, औद्योगिक, देखिए ये कॉमन से शब्द जिनमें काफी ज्यादा गलतियां होती हैं। त्योहार, त्योहार, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, कई बार बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। बीमारी, बहुत कॉमन सा। निरोग, आशीर्वाद, ये सारे कॉमन से शब्द हैं। शून्य, गुरु, देखिए बहुत से ऐसे शब्द हैं। जागृत, कॉमन से शब्द, बिल्कुल कॉमन से शब्द है, और बच्चे उनमें कई बार बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो इनको आप बिल्कुल इसका एक तरफ से अशुद्ध वाक्य लिखिए और उसको शुद्ध करके लिखिए। ये जैसे ई की मात्रा संबंधित आपकी अशुद्धियां हो सकती हैं, र से संबंधित अशुद्धियां हो सकती है, ऊ की मात्रा से संबंधित आपकी अशुद्धियां हो सकती हैं। तो अलग अलग तरह से ये अशुद्धियां यहाँ पर लिखी गई हैं, तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि जो जरूरी चीजें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। आशीर्वाद शब्द हो गया, निरोग शब्द हो गया, बीमारी शब्द हो गया, शून्य हो गया, औद्योगिक हो गया, त्योहार या प्रदर्शनी हो गया, गुरु हो गया, जागृत, प्रभु, अंधेरा, दांत, सन्यासी, ये कॉमन से शब्द हैं। जैसे पंडित या सुस्वागत, श्रृंगार, ठीक है, या आपका सहस्त्र, श्राप, सौहार्द, परिच्छेद, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो कई बार बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां इनमें करते हैं। और इस तरह के और भी देखिए यहाँ पर शब्द बताए गए हैं जिनको आप लिख सकते हैं, जिनको आप समझ सकते हैं। और इस तरह से हमने यहाँ पर वर्तनी संबंधित जो यहाँ पर गलतियां हैं वो हमने क्लियर कर ली। अब हम आते हैं पर्यायवाची शब्दों पे। देखिए पर्यायवाची शब्द जो है वो भी क्या बताते हैं कि आप एक ही अर्थ, यानी कि पर्यायवाची क्या होते हैं कि एक जैसे अर्थ प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक से अधिक अर्थ, एक से अधिक आपके एक जैसे एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले एक जो शब्द होते हैं उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यूं तो देखिए जो भाषा होती है उसमें कोई दो शब्द समान अर्थ वाले नहीं होते हैं, बहुत सा सूक्ष्म सा अंतर होता ही है, और इसके स्तर पर अधिक निकट होने वाले शब्दों को ही समानार्थी कहा जाता है। यानी कि पर्यायवाची तो है, अर्थ तो एक ही होता है, लेकिन उनका यूज जो है हम एक तरह से उसकी प्रकृति के हिसाब से करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था जब हमने पर्यायवाची शब्द को पढ़ा था, जैसे मैंने कहा था कि पानी, जो पानी है उसका एक पर्यायवाची होता है जल। पानी शब्द का पर्यायवाची होता है जल, लेकिन जल और पानी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा अंतर है यूज करने के दृष्टि से, उपयोग करने की दृष्टि से। जैसे मैंने आपको बताया था अगर हम लिखे गंगा जल,
गंगा, जल। तो जल को अगर हम पानी कहें तो पानी हम नहीं लिख सकते, ऐसा शब्द आपने कभी नहीं पढ़ा। गंगा पानी, जल का यूज जल की जगह पर होगा, पानी शब्द का यूज पानी की जगह पर होगा। तो इसीलिए आप पर्यायवाची शब्द एक से अधिक अर्थ तो आपको बताएंगे, लेकिन उनका यूज जो है बिल्कुल भी हर जगह पर हम एक जैसे अलग अलग शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। अब जैसे हमने कहा अहंकार, अहंकार शब्द के पर्यायवाची है घमंड, अभिमान, दर्प, दंभ, अमीय। ठीक है, दर्प, दंभ। उसके बाद शब्द आता है अमृत, अमृत का अर्थ होता है अमीय, सुधा, पीयूष, अमी। इसी तरह से अंधेरा, अंधेरा जो हमारा शब्द है उसका पर्यायवाची है तम, तिमिर, अंधकार। अतिथि, अतिथि का अर्थ होता है मेहमान, पाहुन, आगंतुक। असुर, असुर का पर्यायवाची है दनुज, दानव, राक्षस, निशाचर। आकाश, आकाश के पर्यायवाची है आसमान, गगन, नभ, अंबर। आंख, आंख के पर्यायवाची है लोचन, नयन, नेत्र, दृघु, चक्षु। आग के पर्यायवाची है अनल, पावक, ज्वाला, अग्नि। आभूषण के पर्यायवाची है अलंकार, गहना, जेवर। तो देखिए इस तरह से बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है, और यहाँ पर कुछ और पर्यायवाची शब्द मैं आपके लिए दे रही हूँ। तो इन शब्दों को नोट डाउन कीजिए, यहाँ पर नोट डाउन कीजिए इन शब्दों को, और उसके बाद इनको घर से करके लाइए। बहुत ही सरल सा आपको होमवर्क दिया है कि आप इनको घर से करके लाएंगे, ठीक है ना। ये घर से करके लाएंगे आप। पर्यायवाची शब्द, ईश्वर शब्द के पर्यायवाची, उद्यान शब्द के पर्यायवाची, कमल शब्द के पर्यायवाची, कपड़ा, कृष्ण, गाय, गंगा, गणेश, घोड़ा। तो इस तरह से इन सभी के पर्यायवाची घर से लिख कर लाएंगे, और जितना भी आज पढ़ा है, जो कुछ भी आपने अपनी कॉपी में लिखा है, उसको घर पर जाकर एक बार जरूर से रिवाइज कर लें। कोई भी डाउट अगर रहता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें, जरूर पूछ ले, और बाकी के टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।